सभी को नमस्कार, आदाब, जय श्री राम, जय श्री बालाजी की, जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार अपने अध्ययन के ऊपर कार्य कर रहे हैं और अपनी सफलता को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आज की इस क्लास के अंदर अपन एक टॉपिक लेते हैं सर्वनाम। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचता है आप भी अपना सब्सक्राइब है वो ज़रूर चैनल के नाम करें। इतना आप संबल प्रदान करें ताकि यह चैनल है वो और ग्रोथ कर सके और नई से नई सामग्री है वो आपके समक्ष पेश कर सके। चलिए एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम जिसकी चर्चा अपन करेंगे यहाँ पे। सर्वनाम क्या होते हैं तो देखिए, संज्ञा जो कि अपन पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द हैं वही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। बार बार एक ही संज्ञा शब्द को यूज़ नहीं करना पड़े लैंग्वेज के अंदर, इसलिए उसको भाषा को इजी बनाने के लिए, भाषा को रोचक बनाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को अलंकृत करने के लिए और संज्ञा के स्थान पर क्या काम आते हैं, सर्वनाम शब्द हैं वो काम आते हैं। तो बात करेंगे आज के इस सर्वनाम टॉपिक की। बहुत ही आसान सा, लेकिन हर किसी एग्ज़ाम के अंदर एक आध क्वेश्चन है वो सर्वनाम से पूछ ही लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है और बहुत ही कम समय के अंदर एक छोटे से वीडियो के अंदर इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। वीडियो पर लगातार पूरा देखें, वीडियो को लगातार बने रहें, स्किप नहीं करें। मात्र 15 मिनट के वीडियो के अंदर और ये टॉपिक है वो पूरा हो जाने वाला है। चलिए बात करते हैं। देखिए, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, बड़े शब्द हैं जो संज्ञा शब्द हैं उनको बार बार यूज़ नहीं करना पड़े। पुनरुक्ति दोष यानी कि बार बार उपयोग की जो खामी है उससे बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है वो है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम आने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य है वो सहज और सरल हो जाता है, यानी बार बार इसके अंदर रिपीट नहीं करने पड़ते शब्दों को। जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ पर दिया जा रहा है, सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। अब सीता सीता शब्द को बार बार यूज़ किया गया तो ऐसे ये थोड़ा सा यूँ अटपटा सा लगने लगता है। तो इसके स्थान पर सेंटेंस है उसमें जो दोबारा सीता शब्द यूज़ किया गया उसके स्थान पर देखिए कि सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो सीता शब्द को दोबारा यूज़ नहीं करना पड़ा, यानी कि पुनरुक्ति दोष से अपन क्या हुआ, बच गए इस वह शब्द को यूज़ करके। तो ये यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। तो इसी प्रकार से जब किसी भी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, जिससे वाक्य है वो लंबा भी हो रहा है, भाषा की सुंदरता है वो भंग हो रही है, तो इन सभी चीज़ों को कायम रखने के लिए और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा, जैसे कि पूर्व में ये हो चुका है क्लियर कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए बात करते हैं अपन सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। तो मैं, तुम, वह, हालांकि ये एग्जाम्पल आगे इनके टाइप्स के अंदर बहुत सारे आ जाने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के अंदर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 प्रकार के हैं। उत्तम पुरुष के अंदर स्वयं के लिए या स्वयं के समूह के लिए, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अपने अकेले के लिए जैसे मैं शब्द यूज़ कर रहा है तो ये एक क्या है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। हम जैसे वो अपने पूरे ग्रुप के लिए यूज़ कर रहा है तो ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद में मध्यम पुरुष वो होता है जिसके सामने बात की जाती है, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अपने सामने खड़े व्यक्ति से दूसरे से बात कर रहा है तो उसको संबोधित करते हुए वो क्या बोलेगा, तुम, आप आदि शब्दों का यूज़ करेगा, तो ये मध्यम पुरुषवाचक। इसके बाद में दो व्यक्ति, जो बात बोल रहा है वो उत्तम पुरुष है, जिसके सामने बोल रहा है यानी जिसको कह रहा है वो मध्यम पुरुष है, और जिसकी बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में निश्चयवाचक, निश्चय मतलब जैसे कोई भी सर्वनाम है वो यूज़ किया जा रहा है वो निश्चित है ना, जैसे अपन कह रहे हैं कि यह है तो यह क्या हो गई, कोई भी वस्तु है वो निश्चित हो गई। अनिश्चयवाचक जैसे कि कोई है ना, तो ये कोई निश्चित नहीं है तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक के अंदर जैसे तुम्हारा, आपका, इस प्रकार से है ना, तो संबंध दर्शाया जाए किसी वस्तु का, यह पेन आपका है तो ये क्या हुआ, पेन का और आप से संबंध दर्शाया गया, इस प्रकार से।
प्रश्नवाचक क्यों, कब, क्या, कैसे, ऐसे शब्द जो आते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम के अंदर जब जैसे मैं, मेरा, ठीक है ना, मेरा, मेरी, इस प्रकार से कोई शब्द यूज किया जा रहा है ना, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर ये मेरी शब्द है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपनेपन का एहसास करवाने वाले जो सर्वनाम हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। चलिए बात करते हैं अपन आगे अलग अलग सभी 6 प्रकार के सर्वनामों की। तो सबसे पहले यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम जो आ रहे हैं, तो इनके अंदर जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, तो कहने वाला है वो तो उत्तम पुरुष है, सुनने वाला ये मध्यम पुरुष है, और जिसके विषय में चर्चा की जा रही है वो क्या है, अन्य पुरुष है, उनके स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार देख चुके हैं अपन वैसे तो, लेकिन इनका पूरा विवरण देखते हैं। तो उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग, है ना, यानी अपने लिए या अपने समूह के लिए जो शब्द यूज हो रहे हैं वो उत्तम पुरुषवाचक हैं। फिर मध्यम पुरुषवाचक, तो जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, है ना, या जिससे बात कर रहे हैं अपने सामने जो व्यक्ति है उसके नाम के लिए, यानी उसके नाम के स्थान पर उसके बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब, ठीक है ना। तो ये शब्द यानी कि किसी को पुकारते हुए जो शब्द यूज किए जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अन्य पुरुष, तो 2 व्यक्ति, एक स्वयं जो बात कह रहा है, दूसरा जो सुन रहा है, और तीसरा जिसके बारे में बातें की जा रही हैं। तो जिसके बारे में बात की जाए या जिस विषय पर कुछ लिखा जाए, जिसके बारे में लिखा जाए, उनके नाम के बदले यानी उनके नाम के स्थान पर, है ना, उनके नाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, है ना। जैसे 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं कि वे लोग फला काम कर रहे हैं, है ना, वे लोग कल जयपुर जाएंगे, है ना, तो वे जयपुर जाएंगे इसका मतलब अपन किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, वो क्या है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, है ना। ये, यह, आप, ठीक है, ये शब्द क्या होंगे, अन्य पुरुषवाचक होंगे। इसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, जहाँ पर क्या किया जाता है कि निश्चित रूप पर, यानी कि जो वस्तु है या जिसके बारे में सर्वनाम यूज किया जा रहा है वो वस्तु यानी वो संज्ञा वो क्या है, निश्चित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा वहाँ पे जो सर्वनाम निकटस्थ या फिर दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हुए, है ना, यानी विरोधाभास नहीं है, निश्चित है वस्तु, ठीक है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, है ना। इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, 2 प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं। एक निकट की वस्तुओं के लिए, जैसे यह पुस्तक, है ना, तो यह, है ना, यह शब्द है तो अपन अपने निकट स्थित वस्तु के लिए बोलते हैं यह, और दूर है तो अपन बोलते हैं वह, ठीक है ना। और निकट कोई व्यक्ति हैं और हैं तो ये, और दूर हैं तो वे, इस प्रकार से अपन यूज करते हैं। अब ये जो यह, वह, ये, वे, ये क्या है, निश्चित हैं, है ना। अपन ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भी किसी वस्तु के लिए, जैसे वह वस्तु लेकर के आना, अब वह वस्तु लेकर आना इसका मतलब वह कौन सी है, जो निश्चित, जिसकी ओर इशारा करके अपन कह रहे हैं वो क्या है, निश्चित है, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ये। इसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है ना, अपन करेंगे किसी का, कोई, कब, इस प्रकार से, है ना, यूं जो शब्द यूज कर रहे हैं वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। जैसे जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो उसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, ठीक है ना, कि कोई वस्तु कितनी है, कौन है, इस प्रकार से, है ना, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कुछ, है ना, जैसे उसने, जैसे राम ने श्याम को कुछ रुपए दिए, अब कुछ रुपए दिए तो कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है ना, कितने दिए निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। कोई, जैसे कोई बाहर है ना, गेट के बाहर कोई व्यक्ति है, अपन कह रहे हैं कि कोई बाहर है ना, तो कोई कौन है ये पता नहीं है, इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है ना, यानी कि सजीव के लिए होता है कोई, ठीक है ना, प्राणीवाचक के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है ना, कोई बाहर खड़ा है, ऐसे। और कुछ सर्वनाम है वो वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, कोई सजीव के लिए यानी प्राणीवाचक के लिए, और कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होने वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे पानी में कुछ है ना, पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, तो
तो क्या मिला हुआ है ये तो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है मतलब अनिश्चयवाचक, ठीक है। और मिलावट किसकी है, किसी वस्तु की है, तो शब्द है वो क्या हुआ, कुछ हुआ। ऐसे नहीं कहेंगे पानी में कोई मिला है, ऐसे नहीं, कोई होता तो फिर ये क्या प्राणीवाचक सर्वनाम में होता है ना। अपन यूँ नहीं कहेंगे कि कुछ उसे बुला रहा है, नहीं, कोई उसे बुला रहा है, क्यों, सजीव के लिए यूज हुआ है, ठीक है, प्राणी के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पर पानी में कुछ मिला है या कुछ है ना, तो ये क्या हुआ, किसी वस्तु के लिए मिलावट के रूप में हुआ। तो कुछ है वो वस्तुओं के लिए और कोई है वो प्राणियों के लिए उपयोग होने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर के एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ, ठीक है। यानी कि पहले वाक्य के अंदर कोई संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा शब्द है वो उपयोग हुआ, ठीक है। दूसरे वाक्य के अंदर सर्वनाम शब्द यूज हुआ जो पहले वाक्य वाली संज्ञा का संबंध है उसके साथ प्रदर्शित करता है ना। यानी कि पहले और दूसरे दो उपवाक्य हैं, उन दोनों के अंदर कोई संज्ञा है, उसके संबंध को दर्शाने वाला एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है। वो सर्वनाम एक संज्ञा के साथ में संबंध प्रदर्शित करता है तो वो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में कहलाएगा। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, है ना। कौन खोएगा, सो, मतलब कौन खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोएगा, इस जो के साथ में संबंध प्रकट किया किसने, सो जो शब्द है उसने। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है जो आपस में क्या कर रहे हैं, संबंध को दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो यहाँ पर दोनों ही क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। अब जैसे वह, ये क्या होता है, वैसे पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम तब होता है जब वो एक अकेले वाक्य के अंदर ही आता है। यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, जो सत्य बोलता है और वह नहीं डरता, ये दो उपवाक्य हैं और उन दोनों को कनेक्ट करने वाले और इन दोनों वाक्य को संबंध किस में, सत्य बोलने में और नहीं डरने में संबंध को कौन अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो और वह, ये सर्वनाम अभिव्यक्त कर रहे हैं संबंध के अंदर, ठीक है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सीधा सीधा आराम से पहचान जाएंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, कब, ये सारे, ठीक है। जैसे वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है, कौन खड़ा है, अब यहाँ प्रश्न पूछा गया तो ये प्रश्नवाचक हुआ। कल तुम किस से बात कर रहे थे, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज तुम्हें क्या चाहिए, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद में बात आती है निजवाचक, यानी कि अपने स्वयं के लिए या स्वयं के समूह के लिए, यानी किसी भी वस्तु का खुद से संबंध दर्शाने के लिए, मुख्य रूप से खुद से, ठीक है, तो वो क्या होगा, निजवाचक होगा। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं वो क्या कहलाता है, निजवाचक कहलाता है। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये मैं, तो वो तो किस में था, उत्तम पुरुष के अंदर था, लेकिन मैं यानी कि खुद का और पुस्तक के साथ में संबंध दर्शाने वाला जो शब्द है वो कौन है, अपनी, तो ये यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आप अपने घर कब जा रहे हैं, तो ये जो अपने शब्द है ये यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में अपनी और अपने ये किससे संबंध दर्शा रहे हैं, अपनी पुस्तक, तो पुस्तक का खुद से संबंध यानी कि पुस्तक का खुद की होना यानी कि निजवाचक सर्वनाम, और अपने घर यानी कि खुद के घर जाने का संबंध कौन दर्शा रहा है, अपने, तो ये दोनों क्या है, निजवाचक सर्वनाम हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम नाम का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा टॉपिक। इसके बाद में अगला टॉपिक क्रिया रहेगा जिसकी अपन चर्चा करेंगे। लगातार वीडियोज़ के ऊपर बने रहें और अपनी हिंदी की व्याकरण है उसको और तेज़ और स्ट्रॉन्ग करते रहें। ये जो भी सामग्री अपन पढ़ रहे हैं वो एक राजस्थान बोर्ड की ऑथराइज्ड पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध उससे आपके सामने प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। ये एक ऑथोराइज्ड बुक है जिसका अपन कहीं पर भी एक साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लगातार वीडियो के अंदर बने रहें और चैनल के ऊपर अपना स्नेह लगातार बनाए रखें। धन्यवाद।